दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने 21 दिनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेले जिंदा रहने की जंग लड़ी और मौत को हराकर वापस लौटा। जिस जंगल की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं है, यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और अगर कोई इसमें खो जाए तो उसका जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ हर तरफ जानलेवा जानवर, सांप, जहरीले कीड़े, डरावनी आवाजें और मौत से भरा सन्नाटा है। लेकिन इस इंसान ने भूख से लड़ाई की, जख्मों से लड़ा, कीड़े खाए और नदी की तेज धाराओं में बहने के बाद भी हार नहीं मानी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1981 से। योसी गिन्सबर्ग 22 साल का एक नौजवान इजराइल के तेल अवीव शहर में जन्मा और पला बढ़ा था। योसी ने किशोरावस्था में ही इजरायली नौसेना की सेवा की थी और उसके बाद पढ़ाई पूरी करके एक आम जिंदगी जीने के बजाय वह कुछ अलग करना चाहता था। उसे बचपन से ही दुनिया घूमने और खास तौर पर अमेज़न जंगल के रहस्यमय जीवन को देखने का जुनून था। उसने एक किताब पढ़ी थी, पप्पियों, जिसमें भागने, जिंदा रहने और जंगल के भीतर की कहानी थी। इस किताब ने योसी के भीतर एक आग जला दी थी, जंगल को असल में महसूस करने की इच्छा। यही इच्छा उसे दक्षिण अमेरिका खींच लाई। वह अकेला ब्राजील और पेरू होते हुए बोलीविया पहुंचा, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। बोलीविया की राजधानी में योसी वहीं एक सस्ते हॉस्टल में ठहरा हुआ था जब उसकी मुलाकात 3 अलग अलग देशों से आए 3 लोगों से हुई। पहला था मार्कस स्टैम्प, एक शांत स्वभाव का स्विस नागरिक जो पेशे से शिक्षक था। दूसरा केविन गेल, एक युवा अमेरिकी फोटोग्राफर जो जंगलों की तस्वीरें लेना चाहता था। तीसरा कार्ल रूरेक्टर, एक ऑस्ट्रियन व्यक्ति जो खुद को जंगल गाइड बताता था। कार्ल ने दावा किया कि वह अमेज़न जंगल के भीतर एक दूर दराज इलाके तक गया है जहां एक अज्ञात जनजाति रहती है और वहां तक कोई पर्यटक नहीं पहुंचा। योसी को यह सुनकर ऐसा लगा मानो उसका सपना सच होने वाला है। कार्ल के नेतृत्व में चारों ने जंगल की यात्रा का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में योजना बन गई और नवंबर 1981 के पहले सप्ताह में वे लोग जंगल की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा की शुरुआत अपोलो नाम के एक दूरस्थ गांव से हुई। वहां से वे अंदर की ओर पैदल बढ़ने लगे। गीले जंगल, कीचड़, बारिश और हर तरफ हरियाली। शुरुआत के 2-3 दिन उत्साह में कट गए। जंगल का अनुभव रोमांचक था, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। लगातार बारिश से रास्ते दलदल में बदल गए थे, खाने की कमी होने लगी थी और सबसे बड़ी समस्या मार्कस के पैरों में छाले और संक्रमण। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब बाकी सदस्यों को यह भी लगने लगा कि कार्ल का रास्ता सही नहीं है। वह बार बार दिशा बदलता, उसकी बातों में विरोधाभास दिखने लगा। आखिरकार एक अहम फैसला लिया गया, अब सब साथ नहीं चल सकते, हमें अलग अलग होकर बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में नाव धीरे धीरे नदी में बहती रही, लेकिन जैसे जैसे बहाव तेज हुआ, नाव की गति भी अस्थिर होती गई। एक तीखा मोड़ आया जहां धाराएं बहुत तेज थीं और सामने एक चट्टान दिखी। नाव झटकने लगी। इस बीच नाव में दिशा को लेकर बहस शुरू हो गई। केविन और कार्ल के बीच कहासुनी हुई और स्थिति बिगड़ गई। नाव हिचकोले खाने लगी और तय किया गया कि उसे अब किनारे लगाना होगा। सभी लोग किसी तरह नाव को रोककर नदी किनारे उतरे। सब गीले और थके हुए थे। वहीं बैठकर गंभीर बहस हुई कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए। आखिरकार यह फैसला हुआ कि कार्ल और मार्कस, जो अब ठीक से चल नहीं पा रहे थे, वापस अपोलो गांव तक पैदल लौटेंगे, जबकि योसी और केविन नदी के रास्ते नाव से आगे बढ़ेंगे। अगले दिन वे गले मिले और 2 लोगों की नाव दोबारा बहाव में छोड़ दी गई। इस बार सिर्फ योसी और केविन उसमें थे। योसी आगे बैठा था और केविन पीछे, दिशा नियंत्रित करने के लिए। बहाव तेज होता गया।
कई घंटों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही मोड़ आया जहां तेज धाराएं एक चट्टान से टकरा रही थी। नाव असंतुलित होने लगी। केविन चिल्ला रहा था, नाव को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा था। योसी पूरी ताकत से नाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की धारा बेहद तेज थी। अचानक एक जोर का झटका आया। नाव सीधी एक बड़ी चट्टान से जा टकराई। धक्का इतना तेज था कि नाव पलट नहीं सकी, बल्कि उसका आगे का हिस्सा ऊपर की ओर उठा और चट्टान पर अटक गया। तेज लहरों के बीच वही नाव अब चट्टान पर झूलती हुई, आधी डूबी आधी टिकी हुई थी। योसी और केविन किसी तरह उस नाव के टूटे हिस्से को कसकर पकड़कर बैठे रहे। पानी का बहाव चारों ओर से टकरा रहा था, लेकिन वे उस क्षण किसी तरह टिके हुए थे। इसी बीच हांफते हुए केविन ने जोर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। जैसे ही पहुंच जाऊं तुम रस्सी फेंकना, मैं तुम्हें खींच लूंगा। योसी ने सिर हिलाकर हामी भरी। योसी जब तेज बहाव में केविन से बिछड़ गया तो वह काफी देर तक नदी में बहता रहा। बहते बहते उसका शरीर एक चट्टान में अटक गया और वहीं किनारे पर कीचड़ और पत्थरों में उलझकर बेसुध गिर पड़ा। शाम तक वहीं पड़ा रहा। फिर जब धीरे धीरे होश आया तो उसने देखा कि वो नदी के किनारे अकेला पड़ा है। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने खुद को समेटा और धीरे धीरे जोर जोर से रोने लगा। मार्कस, केविन, कहां हो तुम लोग? उसकी आवाज नदी में गूंजी, पेड़ों से टकराई, लेकिन जवाब कोई नहीं था। वह खुद को खींचते हुए थोड़ा आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब शाम ढल रही थी और जंगल का सन्नाटा तेज हो चला था। उस रात वह डर के साए में पेड़ के नीचे पड़ा रहा, आंखें खुली, शरीर कांपता हुआ। अगली सुबह जब वह उठा तो पानी की तलाश में फिर से नदी किनारे की ओर गया। तभी दूर से उसे किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बर्तन किसी चट्टान से टकरा रहा हो। उसने दौड़कर आगे जाकर देखा तो एक बड़ा सा थैला पानी में उलझा हुआ था, वही बैग जो उसके साथ बहते समय नदी में गिर गया था। वह भागकर पानी में कूदा, पत्थरों से फिसलता हुआ किसी तरह बैग को खींचकर बाहर निकाला। बैग पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अंदर कुछ चीजें अब भी सलामत थीं। एक पुराना नक्शा, एक बाइबल और भूख कम करने की गोलियां। यह सब उसने उसी दिन अपनी यात्रा के वक्त साथ रखी थी और अब तीनों चीजें उसे वापस मिल चुकी थी। चलते चलते उसे एक पुराना इंसानी ठिकाने जैसा इलाका मिला। टूटी लकड़ियां, कुछ पुराने डिब्बे और खाली डिब्बे। शायद किसी वक्त यहां कोई आया होगा। वह थोड़ी देर वहां बैठ गया। उसने अपने गीले मोजे निकाले और जैसे ही उसके पैरों की चमड़ी दिखी, घाव थे, मवाद बह रही थी। उसे याद आया जब मार्कस के भी पैर ऐसे ही सड़ने लगे थे। उसने वहीं बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मार्कस, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पैरों की हालत इतनी खराब हो गई थी। उसने अपने पैरों के घावों को देखकर यही सोचा, शायद मार्कस कभी जिंदा नहीं निकल पाया होगा। उसकी आंखों में सिर्फ उसका चेहरा था, थका हुआ, दर्द में डूबा हुआ। उधर दूसरी तरफ केविन नदी किनारे एक बड़ी चट्टान के पास बेसुध पड़ा था। तभी पास के गांव से आ रहे कुछ लोग लकड़ियां चुनने जंगल में निकले थे। उनमें से एक की नजर केविन पर पड़ी। उन्होंने दौड़कर देखा तो वह जिंदा था, मगर बहुत ही कमजोर और घायल हालत में। गांव वाले उसे सहारा देकर अपने साथ गांव ले आए। उन्होंने उसके जख्म साफ किए, खाना दिया और आराम कराया। 2 दिन तक केविन सिर्फ सोता रहा, होश आता जाता रहा। लेकिन तीसरे दिन उसने आंखें खोली और पहली बात यही पूछी, योसी, क्या वो जिंदा है? गांव वालों ने सिर झुका लिया। योसी ने लड़खड़ाते कदमों से उसका पीछा किया, चीख कर बोला, रुको, प्लीज रुक जाओ, मुझे मदद चाहिए। लेकिन लड़की रुकी नहीं और दौड़ती रही। योसी किसी तरह आगे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक जगह पर थक कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी वह लड़की पास आकर खड़ी हो जाती है। योसी हांफते हुए कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मदद चाहिए। उसके पास भी न खाने को कुछ था, न पहनने को कुछ ढंग का।
वह भी दिनों से भटक रही थी। योसी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा अब वह अकेला नहीं है। उसने पेड़ के नीचे कुछ पत्ते इकट्ठा किए, कुछ सूखी टहनियां तोड़ी और लड़की के लिए जमीन पर एक बिस्तर सा बना दिया। फिर उसने उसे बहुत प्यार से बैठाया और फिर उसे लेटने को कहा। लड़की शांत थी, थकी हुई, और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके सो गई। योसी भी वहीं बैठा रहा, पेड़ के तने से टिककर। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। अगली सुबह पूरे 21 दिन यानी 3 हफ्ते के बाद जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नदी किनारे तक आईं, तो एक नाव धीरे धीरे उस इलाके की ओर बढ़ी। वही जगह जहां योसी आखिरी बार देखा गया था। नाव में 2 लोग थे, एक केविन और दूसरा एक स्थानीय मछुआरा। वे उस जगह आखिरी बार तलाशी के लिए आए थे। केविन ने नाव किनारे लगवाई, कुछ देर पास की झाड़ियों और पत्थरों के आसपास निगाह दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। थक कर वह नाव में वापस बैठ गया। नाव अब घर लौटने के लिए मुड़ चुकी थी। गांव पहुंचने पर योसी को किनारे लाया गया, जहां लोग चुपचाप उसके पास आने लगे। किसी ने हाथ में पानी थमाया, किसी ने खाना दिया और किसी ने उसके सामने एक सफेद फूल रख दिया। बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई शोर मचाए, बस यूं जैसे कह रहे हो कि अब तुम दोबारा जी सकते हो। योसी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो। तो दोस्तों, यह कहानी भले ही योसी की हो, लेकिन अगर केविन नहीं होता तो यह सच्ची कहानी कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी में हजारों दोस्त बनाने की जरूरत नहीं, बस एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो मौत के दरवाजे से खींच लाए, जो वादा करे तो पूरा करे, जो आखिरी दम तक तुम्हें ढूंढता रहे। योसी की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसका अंत केविन से जुड़ा है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सच्चे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वह जान सके कि एक दोस्त कैसा होना चाहिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपके लिए जान दे सकता है, तो इस वीडियो को उसी को भेजिए। और दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की रूह कंपा देने वाली सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।